आज के समय में बच्चियाँ या जो लड़कियाँ कहेंगे को हम जेनजी कहते हैं, जिसमें कि इनके हाथ में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। इस वजह से ये बहुत जल्दी चंचल हो जाती है, बहुत जल्दी भटक जाती है और जिसका नुकसान परिवार को देखने मिलता है। और उनके लाइफ पे भी उसका बहुत बड़ा असर होता है कि बहुत कम एज में वो सब कुछ देख पाती है, सब कुछ चीज़ें कर लेती है, सब कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें बुद्धा की शिक्षा किस तरीके से उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकती है। तो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। आज हमारे साथ में बौद्ध भिक्खुनी है, सुनीति भिक्खुनी जी। वेलकम टू द शो। आप थैंक यू। पहले तो मैं ये आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और आप हमारे शो में आए। शो की शुरुआत करते हुए मैं डायरेक्ट एक पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देखते हैं अलग अलग रिलीजन में पुरुष प्रधान धर्म हमें दिखता है, तो क्या बुद्धिज़्म भी पुरुष प्रधान है या वहाँ पे स्त्रियों के लिए क्या जगह है, या वो आगे है या नीचे है या ऊपर है, जैसा भी आप बताना चाहें। एक्चुअल में हम ये देखेंगे कि बुद्धिज़्म को क्या बुद्ध ने रिलीजन के रूप में लिया है। इस यहाँ से हम शुरू करेंगे तो हमको सही तरह से इसका आंसर मिल सकता है। जी। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा धर्म है या मैं कोई धर्म को स्थापित करने वाला हूँ। करेक्ट। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि किस वजह से इंसान दुखी रहता है। हाँ। वो कारण हमें ढूंढना है और वो कारण अगर मिल जाए तो उसे हमें दूर करना है। तो जब कारण ढूंढना है किसी दुख का, यानी इंसान ने खुश रहना चाहिए, ये सबसे पहला एम हो गया बुद्ध के टीचिंग्स का। तो उससे पता चलेगा कि जब वो कहते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, तो किस तरह से वो महिलाओं को दुख पहुंचाने का काम कर सकते हैं। करेक्ट। तो हम ये कहेंगे कि महिलाओं के अगेंस्ट में काम करना या पुरुषों को ज़्यादा अधिकार देना, ये उनकी शिक्षाओं में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे सीधा असर महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा और वो दुखी हो जाएगी। करेक्ट। तो आई थिंक ये बिल्कुल नहीं है जी। कि बुद्ध की शिक्षा में पुरुष सत्ता है, पुरुष ही सत्ता है। अच्छा। लेकिन जो कल्चर पुराना आया है, एक मानवीय स्वभाव मानव में दो प्रकार की जातियां जो कहते हैं स्त्री और पुरुष। पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना हम कह सकते हैं कि शुरू से ही जो कल्चर रहा है या ब्रिंगिंग अप रहा है लेडीज़ और जेंट्स का, तो उस हिसाब से पता चलता है कि इम्पोर्टेंस पुरुषों को दिया गया है। अच्छा जी। पुरुष को वो अधिकार ऐसे मिले हैं बचपन से। जब वो लड़का पैदा होता है तब से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसमें भी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने लिए कुछ अधिकार रिजर्व करके रखे हैं। हाँ, ये बात बराबर है ना जी। और महिलाओं को यूज करने का जो कल्चर रहा है, हाँ। उसकी वजह से उनके अधिकारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन जब बुद्ध मानव की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो इसमें दोनों के लिए, स्त्री हो या पुरुष हो, इन दोनों के दुख की बात करते हैं और दोनों के सुख की बात करते हैं। बराबर है ना। तो दोनों कैसे दुख से बाहर निकलेंगे, इसकी बात करते हैं। और इसीलिए इनके टीचिंग्स में स्पेशल नहीं आता कि पुरुषों के लिए है या स्त्री के लिए है। उनके टीचिंग्स मानव के लिए जी। ये एक क्लियर हमको पता चलता है। तो ये पुरुष सत्ता इसमें है, हम ये कह नहीं सकते। तो एक मानव कैसे दुख से बाहर आ सकता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष, वो बस वो दुख से बाहर आया, ये बुद्ध का मेन शिक्षा है। बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं दूसरा ये जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि बुद्धा ने भिक्खुनी बनने के लिए
मना किया, पहले तो स्टार्ट में उन्होंने अपोज किया कि नहीं आप मत बनिए, और लेडीज़ों को जो कहते हैं बुद्धा भिक्खु बनने के लिए अलाउ नहीं किया गया, तो उस पर आपका क्या राय है? मतलब उसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे आप अगर। जी, एक्चुअल में ये जो बातें आ रही हैं ये हमें तो पता चल ही रहा है कि टेक्स्ट से आ रही है जी, है ना, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं जी, तो इसमें से ये बातें सब सामने आ रही है, लेकिन उसको कौन किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है हाँ, ये पता चलता है। जो पाली में लिखा है और उसके जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसलेशन भी किस वे में किया है उससे भी हमको पता चलेगा कि सच में बुद्ध ने मना किया या नहीं किया। जी, अभी जैसे हम ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ते हैं और उसको भी जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी ऐसे वर्डिंग्स हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आ रहा है विनय पिटक में जिसमें कहा जा रहा है कि जब महाप्रजापति गौतमी जो पहली भिक्खुनी है और सिद्धार्थ की माँ भी थी, तो जब वो पहले जाती है उनके पास में तो वो कहते हैं अभी समय नहीं आया। ओके, और जब अभी समय नहीं आया को आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मना कर दिया? अच्छा, ये बात भी सही है ना, यानी ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। महाप्रजापति गौतमी के पहले एक और लेडी गई थी, भिक्खु काश्यप जो है उनकी वाइफ, ठीक है, कपिलानी, ये भी गई थी और तब भी बुद्ध ने यही कहा था। तो वो बाद में फिर जैन संस्कृति से जुड़कर वो उनमें चली गई, साध्वी बन गई थी वो। ओके, लेकिन महाप्रजापति गौतमी नहीं बनी। हाँ, महाप्रजापति गौतमी ने विचार किया इस पर कि बुद्ध ने ऐसे क्यों कहा कि अभी समय नहीं आया। हाँ, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्त्री जब वो माँ होती है तो वो अपने बच्चे को किस तरह से समझती है, बच्चा क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता वो सारी बातें वो समझ लेती है। बिल्कुल, और बुद्ध तो उनका बेटा था। हाँ, तो वो विचार करने लगती हैं कि ऐसा क्यों कहा। जब ये कहा तब उनके ध्यान में आता है, दो तीन रीजंस सामने आते हैं। एक ये कि सुरक्षा का प्रश्न, एक तो माँ है, वो अपनी माँ को बुद्ध कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह का जीवन जिए जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यानी रहने के लिए घर नहीं है, खाने का समय यानी खुद का नहीं है, हमेशा घूमते रहना है। तो वो एक रीज़न तो हो सकता है, लेकिन दूसरा रीज़न उनकी समझ में आया कि अगर उन्होंने कहा होता हाँ आ जाओ पूछने पर, तो वो किस तरह से मेरी व्यवस्था करते हैं। क्या वो भिक्खु संघ में एक लेडी को भिक्खुनी बनाकर रख सकते थे? मुश्किल जी। यानी एक पूरा पुरुषों का भिक्खुओं का संघ है वो, और एक लेडी आ रही है, उसको भिक्खुनी बना दिया जा रहा है और वो भिक्खु संघ में उसमें रहने की व्यवस्था, उसके उनके साथ घूमना, उनके साथ खाना, या जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ जाना, और उनका मतलब पूरी सिक्योरिटी कौन देखेगा? एक अकेले व्यक्ति और उनके साथ कई व्यक्ति, बराबर। ये तुलनात्मक उन्होंने थोड़ा अभ्यास किया, विचार किया, और तब उन्हें लगा, क्योंकि जब ये बात कही थी बुद्ध ने कि अभी समय नहीं आया, इसके साथ साथ उन्होंने और एक सेंटेंस बोला था। ओके। और वो सेंटेंस था कि इधर के, सॉरी एक मिनट, मैं याद कर लूँ वो, हाँ, राजगृह की कुछ महिलाएं भी भिक्खुनी बनना चाहती है। ये सेंटेंस उन्होंने यूज किया। तो ये सेंटेंस पर उन्होंने विचार किया और उन्हें लगा कि वो मुझे अकेली को नहीं देना चाहते हैं।
और इसलिए उन्होंने फिर 500 महिलाओं को इकट्ठा करके एक संघ बना, खुद ही संघ बनाया, लेकिन वो संघ को मान्यता बुद्ध से ली। हाँ। अब दूसरी और एक बात आती है जिसमें हमको पता चलेगा, एक महापरिनिब्बाण सूत्र आता है जी। इस महापरिनिब्बाण सूत्र में पता चलता है कि जब बुद्ध बोलते हैं आनंद को 3 महीना पहले महापरिनिब्बाण के, उनसे बातचीत करते हैं तो उनको बताते कि 3 महीने के बाद में मेरा परिनिर्वाण होने वाला है। तब वो बोलते हैं कि जब मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, जब मुझे बोधि प्राप्त हुई थी, उस समय मार आया था मेरे पास में। मार मतलब निगेटिव थॉट्स, कि अभी तो तुम्हें बुद्धत्व प्राप्ति हो गई, अब तुम्हारा कोई काम नहीं इस जीवन में। तो ये मार को रिप्लाई देते हैं कि नहीं, मुझे मेरे 4 परिषद तैयार करने के हैं। और वो 4 परिषद कौन से? तो भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। इसका मतलब बुद्धत्व प्राप्ति के समय ही उनके माइंड में भिक्खुनी संघ का कॉन्सेप्ट था। और ये सिर्फ तैयारी नहीं करने हैं, तो इनको इतना ट्रेन करना है कि वो जो नॉलेज मैंने प्राप्त किया है, जो बोधि प्राप्त की है, इसको लोगों तक पहुंचाने का काम ये चारों लोग करेंगे, है ना। तो जब बुद्धत्व के समय जब वो कहते भिक्खुनी संघ का नाम लेते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि वो कैसे भिक्खुनी संघ को मना कर सकते हैं या महिलाओं को मना कर सकते हैं कि आप भिक्खुनी ना बने। सही बात। तो हमें सारे तरह से सोचना पड़ेगा, उनके वर्डिंग्स पर ध्यान देना पड़ेगा, सिचुएशन पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब 500 महिलाओं के साथ वो आती है चीवर में, जब वो आती हैं सब महिलाएं खुद भिक्खुनी बनकर आती है, तो कोई रीजन ही नहीं रहता उनको मना करने का, क्योंकि वो पूरा संघ एक दूसरे के साथ में रहकर बहुत अच्छी तरह से जी सकता है, अपना जो कार्य है वो कर सकता है। तो कोई रीजन ही नहीं था कि अभी समय नहीं आया बोलने का। करेक्ट है ना। तो इसमें भी कहा जाता है कि इसके बाद जब आनंद उनसे कहते हैं कि तथागत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें आने दीजिए, इन्हें बनने दीजिए, तो आनंद का इसमें रोल प्ले होता है, इस तरीके से बताया जाता है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये आनंद ने वैसे बोला या नहीं बोला जी, विनय पिटक में दिया है वैसे सब कुछ, तो वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है ऐसा लगता है। यानी क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि आनंद पहले बाहर बैठे भिक्खुनी से बात करते, फिर वहां से दौड़ कर जाते और बुद्ध को बताते, फिर बुद्ध से सुनते हैं और फिर भिक्खुनियों को जाकर बताते? कितनी बार आना जाना किया होगा? इज इट प्रैक्टिकल? करेक्ट जी। ऐसा नहीं कि उनको सामने बिठाए या भिक्खुनियों को बुद्ध के पास लेकर गए या बुद्ध को भिक्खुनियों के पास में लेकर आए और फिर डायलॉग किया, ये तो सिचुएशन हमें दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं ये बात हमें पहली संगीति से अगर सही तरह से विचार करें, उसका रिसर्च करके हम लोग सोचे, तो पता चलता है कि आनंद को नीचा दिखाने के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए थे महाकश्यप भिक्खु को। क्योंकि वो अध्यक्ष थे पहली संगीति के। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 दिन के बाद में जो संगीति होती है, तो वो आनंद को लेना नहीं चाहते थे अपनी संगीति में, और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अर्हत नहीं हुए, इसलिए तुम्हारी एंट्री नहीं है, तुम नहीं आ सकते। और जब वो, लेकिन उसको ये भी कहा कि यानी उनको ये महसूस हुआ कि अगर आनंद नहीं आया तो बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, जिसकी पूरी जानकारी आनंद को थी, तो संगीति में कौन बताएगा? तो वो उनको एक नीचे का स्थान जूनियर बताने के चक्कर में उनको उन्होंने बुलाया
ओके। और उनको डोमिनेट करने का एक रास्ता मिल गया, तो उसमें उनको क्वेश्चंस देने थे। तो वहां पर वो कहते हैं, आनंद के ऊपर 5 आरोप लगाते हैं। अच्छा। और जिसमें पहला आरोप होता है यानी 3 प्रश्न होते हैं जो स्त्रियों से संबंधित होते हैं। 2 या 3 ऐसे प्रश्न हैं जो महिलाओं से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न होता है कि तुमने भिक्खुनियों को संघ में लेने के लिए बुद्ध को बोला। हाँ। ये तुमने गलती की, ये तुम्हारा अपराध है। बराबर। यानी कुछ तो चाहिए था उनको बोलने के लिए। तो मे बी ये बाद में ऐड किया या नहीं किया हम नहीं कह सकते, बट सिचुएशन तो वो कह रहा है। ओके। सिचुएशन के हिसाब से वही सिचुएशन के हिसाब से यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आरोप लगाना था, इसलिए वो उनके ऊपर डाल दिया। नहीं तो जो प्रश्न आनंद पूछते हैं बुद्ध से, बुद्ध वॉज वेल नॉलेजेबल टू नो। यस। क्या उनको नहीं मालूम था कि जो आनंद पूछ रहे हैं वो उनके मन में नहीं आया होगा क्या? बराबर। तथ्य का ज्ञान तो उन्हीं को था। है ना? सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसको मैनिपुलेट किया गया है, कुछ जोड़ा गया है, इस तरह का पता चलता इसमें कहा जाता है कि भिक्खुनियों और भिक्षु के बीच में नियमों में कुछ बुद्धा ने बदलाव कर रखे, या फिर कुछ नंबर्स ऑफ नियम ज्यादा है, तो आप उसके बारे में अगर कुछ क्लियरिटी दे पाए। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि भिक्खु के लिए 227 नियम है जी, और भिक्खुनियों के लिए 311 है। ओके। ये कहा जाता है, लेकिन जब उनकी वो नियमों को भी अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये ज्यादा इसलिए हुए कि जो भिक्खुओं के लिए अलग नियम है वो भी भिक्खुनी केस में ऐड किए गए हैं। ओके। यानी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन जो भिक्खु के हैं वो भिक्खुनियों को लागू नहीं होते, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके। तो इससे वो संख्या बढ़ती चली गई, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये बुद्ध ने ही बताया, कितने बताए, क्योंकि विनय पिटक पर बात करने के लिए भिक्खु उपाली थे पहली संगीति में। ये भी पहली संगीति का ठीक है ना? हाँ। यानी भिक्खु आनंद ने सुत्त पिटक पे बात की और विनय पर उपाली ने बात किया। ठीक है, तो ये संगीति पर ये दोनों का रहा है। इसमें एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि विनय पिटक बेसिकली जब हम बात करते हैं या कोई पढ़ता है तो वो पूरा तरीके से मॉन्क से रिलेटेड होता है, भिक्खु भिक्खुनियों से रिलेटेड होता है, या फिर ये कॉमन आदमियों पे भी अप्लाई होता है विनय पिटक? विनय पिटक ये कहा जाता है कि नियम है कि भिक्खु भिक्खुनी ने कैसे रहना है। ठीक है। रहने के लिए जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये कहेंगे पूरे इंडिया के सिटीजन्स पर लागू होता है, वैसे ये विनय पिटक भिक्खु भिक्खुनी पर लागू होता है। ठीक है। ओके। तो इसको मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें भी रहा है ये बताने के लिए कि ज्यादा नियम है बोलकर स्त्रियां डर जाए और आए ना भिक्खुनी बनने के लिए। ओके। ये भी कहीं ना कहीं एक साजिश लगती है। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमको बार बार बोला जाता है कि इतने सारे नियमों का क्या तुम पालन कर सकते हो? एक्चुअली ये सब पालन करने की बात नहीं है। ये जो दिए हुए हैं जो 227 और 311 जो दिए गए हैं, ये एक्चुअल में बुद्ध ने बताए हुए अपराध है जो भिक्खु भिक्खुनी कर सकते हैं, और उसके ऊपर सजा की बात की गई है। ओके। अच्छा। ये एक तरह से आईपीसी हम कहेंगे। समझ गए। और उसको कैटेगराइज किया गया है कि सीवियर ऑफेंसेस और छोटे मोटे ऑफेंसेस है ना? तो वो जैसे एकदम सीवियर है जिसको पाराजिक कहा जाता है, इसमें ये बताया गया कि तुमने अगर पराजित कर लिया तो तुम्हें तो पूरी तरह से संघ से ही निकाल दिया जाएगा, चिवर निकाल के। और छोटे मोटे सबसे लास्ट जैसे पाचित्य है,
उसमें आपको माफ कर दिया जाएगा, आपने सॉरी बोल दिया ओके, तो ओके, इस तरह से। संगाती देश है तो तुम्हारे ऊपर बहिष्कार डाला जाएगा। इस तरह के वो ऑफेंसेस दिए हैं, वो अपराध दिए गए हैं और उसको ओके ये उसके ऊपर सजाए बताई गई है। इसको कहते हैं पातिमुख, मुख्य बातें। ओके, पातिमुख्य, मुख्य बातें। ओके, ये भिक्खु भिक्खुनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो विनय पिटक में इसके अलावे भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मुख्य है जो हम संख्या की बात करते हैं। अच्छा, है ना, संख्या के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ऐसे ऑफेंसेस है जो सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। ओके, लेकिन उसको इंक्लूड कर दिया भिक्खुनियों में भी। समझ गया। ओके, समझ रहे हो ना, ये बात है। ओके, ओके, अंडरस्टूड। जैसे इसमें हम लोग जा रहे थे कि लेडीज अभी अगर हम लोग देश में देखें तो कितनी भिक्षुनियाँ अभी होगी हमारे देश में करीब करीब? अब इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं अभी की बात कर रहे हो आप, लेकिन मुझे वो आदत है थोड़ा सा कंपैरेटिव बताने की। बुद्ध के समय तो हजारों से थी, काफी थी, हम कह नहीं सकते अभी। उसके बाद में फिर एक फेज आया कि वो खत्म हो गए, ऐसा कहा गया, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो खत्म हुआ, क्योंकि अचानक से एक संघमित्रा भिक्खुनी उभर नहीं सकती, अचानक से नहीं उभर सकते जी। हमें मालूम है संघमित्रा भिक्खुनी जो सम्राट अशोक की बेटी थी, वो अकेली नहीं गई थी श्रीलंका, जबकि भारत में सबको ये पता है कि वो अकेली गई। करेक्ट है। बट शी वेंट विथ अनदर 11 भिक्खुनीज। ओके, इसका मतलब भिक्खुनी परंपरा रही है, बस उनका मेंशन जो कहते हैं टेक्स्ट में वो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जैसे ही बुद्ध का परिनिर्वाण होता है, वैसे ही भिक्खुनियों का भी, भिक्खुनी संघ का परिनिर्वाण हो गया, ये समझ लो। ओके, यानी उनको टेक्स्ट में जगह ही नहीं दी गई। ओके, संघमित्रा से आया, उसके बाद में फिर गायब हो गया। लेकिन श्रीलंका से वो चला है लिनेज। तो यहाँ पर शुरू हुआ, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं 1967 से शुरू हुआ। ओके, आफ्टर टेकिंग द दीक्षा बाबा साहब के माध्यम से। तो बहुत सारे यहाँ पे भी तो अपने धम्म दीक्षा में कहते हैं ना, स्त्री पुरुष के लिए तो कोई भेदभाव ही नहीं था। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि पुरुष ही आएंगे और दीक्षा लेंगे। यहाँ पे तो सारी महिलाएं, पुरुष, पूरा पूरा परिवार दीक्षा लेने आया था। करेक्ट। और उनमें जो महिलाएं जो थोड़ी सी अच्छे से समझ पाई है, उनका मन किया कि मैं ये काम करूं, धम्म का प्रचार करूं, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई चीवर लेने की। ओके। तो 1967 में पहली भिक्खुनी हुई, सामनेरी हुई थी, भिक्खुनी विशाखा। ओके। शी इज नो मोर नाउ, लास्ट ईयर ही उनका डेथ हो गया। तो उन्होंने लिया, लेकिन यही बात है कि वो चीवर लेने के लिए उनको फैमिली का अपोज, और फिर सोसाइटी का अपोज, एंड इवन भिक्खु संघ का अपोज, ये सारे अपोज में वो आई। उसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 50 सामनेरीज होंगे, हमको मालूम नहीं, लेकिन 29 सामनेरियों ने 1998 में हाई ऑर्डिनेशन यानी उपसंपदा बुद्ध गया में ली। ओके। दैट वाज द फर्स्ट बैच। इसके बारे में अभी भी हमारे मीडिया में जगह नहीं मिलता है। जी, करेक्ट है। ये तो सच बात है कि ना? कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा है कि लिखावट से ही गायब कर दिया जाए चीज़ों को, ताकि चीज़ें ये आगे ना आ पाए। यस। मैं बताना चाह रही हूँ इसको कि हमको ये पता चला 98 में। देखो 1998 की बात, जब मैंने चीवर लिया 2006 में, उस समय मैं जब भिक्खुनियों से मिली तो मैंने ये क्वेश्चंस उठाए। तो हमारी बड़ी भिक्खुनी बोली, हाँ हमारी उपसंपदा तो 1998 में हुई थी। बोली प्रूफ क्या है? तो बोले हमको सर्टिफिकेट तो मिला, लेकिन एक किताब है बोले हमारे साथ में। ओके। वो किताब
इंग्लिश में लिखी है और अदर लैंग्वेजेस में है, फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज में है। तो वो जब किताब उनको मिली तो मुझे शॉकिंग हुआ कि इंडिया में इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो एक फॉरेनर्स आकर जिन्होंने उपसंपदा का कार्यक्रम किया, इंटरनेशनल लेवल पे ये कार्यक्रम हुआ बुद्ध गया में, और यहाँ के लोगों को मालूम नहीं था। डेट निकल जाने के बाद में इनको उपसंपदा मिली। ओके। यानी डेट निकल जाने के बाद में एक भिक्खु आ गया, अरे पूरे अदर कंट्रीज के यहाँ पे आ रहे उपसंपदा लेने के लिए और भारत के नहीं है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो बोले डेट तो निकल गई। बोले भारत में कर रहे हो, डेट निकल गई तो क्या हो गया, आप उनको इनवाइट कीजिए, वो आएंगे। उन्होंने वहां ट्रेनिंग लिया, 29 भिक्खुनियां वहां पे उपसंपादित हुई। और इसके बारे में जानकारी कहाँ है, तो फॉरेन की बुक में, जी, नॉट इन इंडिया। नॉट इन इंडिया। मेरे हाथ में वो बुक नहीं आती तो शायद हमको पता ही नहीं चलता। सच बात है ना। तो ये इस तरह से है ना, लिखित स्वरूप में होना बहुत जरूरी है। जो टेक्स्ट से भिक्खुनियां गायब हुई है। हाँ, बराबर। और जब हम बात करते हैं कि जैसे अलग रिलीजन्स में या किसी और बड़े रिलीजन की हम बात करें, उसमें महिलाएं जब अपनी मंथली साइकिल्स में होती है और ये सब चीज़ें जब उनके, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल चीज़ें अलग होती है, तो उस दौरान उन्हें धार्मिक चीज़ों से अलग रखा जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते, यहाँ आप नहीं आ सकते। उसमें बुद्धिज़्म में कुछ इस तरीके का कुछ है। धार्मिक है ना, हाँ, वही लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये तो मानवता पर है। अच्छा, हाँ, करेक्ट है। समझ में आया ना जी। तो ये मानवता के आधार पर है। तो स्त्री को भी तो शांत रहने का या कुछ इस तरह के रिचुअल्स करने का, क्योंकि वो पूरा घर संभालती है जी। तो वो क्यों ना ये सब काम करे जो वो चाहती है उसके शांति के लिए जी। उसको भी कोई स्पेस चाहिए, कोई प्लेस चाहिए जहाँ पर वो बैठ सके, अपने आप को समझ सके, किसी से चर्चा कर सके, किसी से मार्गदर्शन ले सके। बराबर। तो मार्गदर्शन लेने के लिए पीरियड्स का क्या संबंध? बराबर, सही बात है। हमारे बुद्ध विहार ये मार्गदर्शन के केंद्र है, ये काउंसिल सेंटर्स है, काउंसलिंग सेंटर्स है। तो वहां पे उनको ये पूछकर एंट्री नहीं होगी कि वो पीरियड से है या नहीं है। ओके। तो यहाँ पर जब धर्म आता है ना, धर्म ये ईश्वर से रिलेटेड हो जाता है। कोई इस तरह से जिसको वो पूज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो जाता है, तो कहते उनको नहीं सही लगता। लेकिन वहां पे वो उनकी देवी देवताओं में महिलाएं भी है, देवियां हैं, तो उनका क्या, वो कैसे मंदिरों में बैठी है? बराबर। तो फिर ये महिलाएं वो मंदिर, देवी की मंदिर है, वहां पे भी क्यों नहीं जा सकती? इस तरह के क्वेश्चंस उठ सकते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में इस तरह का वो भेदभाव ही नहीं किया गया है, क्योंकि नेचुरल जो चीजें हैं उस सभी को एक्सेप्ट किया गया है। स्त्रियां नेचुरली जिस तरह से है, जो भी उनके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकली जो भी चेंजेस होते हैं, जो वो सब एक्सेप्टेबल है। तो उसको हम नेचर के खिलाफ जाकर उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो बुद्धिज्म में ये सब बातें नहीं आती है। बहुत बढ़िया। तो और धन्यवाद ये क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई लड़कियों के लिए भी। क्योंकि वो क्वेश्चन मैं पूरा नहीं दे पाई थी, आप एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए थे कि कितने हैं भिक्खुनियाँ। तो 1998 में 29 भिक्खुनियाँ हुई। और उसके बाद में 2009 में 18 भिक्खुनीज नागपुर में हुई, 15, और 2009 में ही 18 भिक्खुनीज उपसंपादित हुई बुद्ध गया में फिर से। तो ये हमारा सिलसिला फिर 2009 से मैं जुड़ गई इन लोगों के साथ में। और 2013 में हमने कोशिश की कि जो 1998 में भिक्खुनियाँ बनी, वे भिक्खुनियाँ अभी आने वाली भिक्खुनियों को उपसंपादित करें, मतलब बाहर से भिक्खुनी बुलाने की बजाय यहीं से हो। तो 2013 में फर्स्ट बैच हुई जिसमें इंडियन भिक्खुनी ने उपसंपादित किया। और ऐसे उपसंपादित भिक्खुनियों का संख्या जाती है 120-125 के ऊपर जाती है। और लेकिन उसमें से काफ़ी ओल्ड जो थी वो गई, और अभी आपका हम लोग पता चलता है, हमारे पास में लिस्ट है तो 100 के करीब है। और सामने एरिया जो है वो तो कोई भी भिक्खुनी बनाती है तो उतने
200 के करीब चली जाती है। कितनी मतलब दुख की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस शिक्षा को मैं कहूँगा कि इंडिया से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, वो वहाँ जहाँ एक समय में हजारों की तादाद में महिलाएं हुआ करती थी, वो आज 100-200 या उंगलियों पे काउंटिंग पे आ गई है। बहुत ही दुख की बात है ये। एक और चीज़ की क्या हम लोगों ने देखा है कि कई सारी लेडीज़ जो भिक्षुणियाँ थी, वो कुछ जिनके नाम आप बता सके जो अरहंत हुई या अरहंत पद को प्राप्त हो सकी? बुद्ध के समय में अरहत शब्द खूब आया है जी। और ये कहा जाता है कि उस समय में अरहत के डेफिनेशन के हिसाब से, ये वर्ड के डेफिनेशन के हिसाब से, कि जो राग द्वेष लोभ मोह से जो बाहर निकले हैं उनको अरहत कहा जाता है। तो उस समय तो काफ़ी रही है। अब ये कहा जाता है, अब ये डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अरहत भिक्षुओं के भी नाम आते हैं, वो डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे लेकिन अरहत कहे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच भी लगता है, क्या सही में अरहत हुए थे या नहीं, अगर वो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ये वर्ड को इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन पता नहीं, अभी ये एक बात आई थी अभी कि बांग्लादेश के एक भिक्षु अरहत हुए हैं, बट यही कहा जाता है कि जो अरहत हो जाता है वो सारे संवेदना से दूर हो जाता है, यानी वो सोसाइटी से दूर हो जाता है। तो बुद्ध तो नहीं चाहते थे ऐसा। बुद्ध का एक वो शिक्षा रही है कि तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है जी, ये नॉलेज को तुम्हें सोसाइटी में देना है। यानी तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए, चाहे तुम अरहत हो या ना हो, तुम निर्वाण प्राप्त हो या ना हो, लेकिन तुमने मरते दम तक लोगों को मदद करनी है, उनको मार्गदर्शन करना है जी। तो फिर वो आप अरहत बनो या ना बनो, लेकिन मार्गदर्शन करना है, आपको सोसाइटी से कटना नहीं है। तो अगर हम ये डेफिनेशन लेते कि वो सारे राग द्वेष लोभ से मुक्त हो जाता है और वो अकेला अपनी जिंदगी, जैसे बांग्लादेश के भिक्षु को कहा गया है कि वो बैठे रहते हैं कुछ करने, अब ओल्ड एज भी हो गया है, वो ऐसे भी सोसाइटी से मिल नहीं सकते हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि वो है। लेकिन ओल्ड एज होने के बाद में एक जगह भी बैठे हो तो कोई आ रहा है और वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो यस यू कैन गाइड देम, यस 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 एब्सोल्युटली, है ना। अब ये हो रहा है या नहीं मैं नहीं कह सकती, आई कैंट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि सच में अरहत का डेफिनेशन एक क्लियर होना चाहिए, हाँ बराबर। तो अब तब हम कुछ आंसर इस पे दे सकते हैं कि ऐसा है या नहीं जी। पर उस समय अगर हम लोग बात करें ये जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो उस दौरान कुछ लेडीज़ों के नाम हम बता सके कि जो उस पद पे पहुंच चुकी, या फिर हाँ जैसे महा प्रजापति की बात करें या फिर उस समय तेरी गाथा में जो कहते हैं वो सारे ही थे, इस तरह से कहा जाता है। राइटिंग में इतना मेरे पढ़ने में नहीं आया। बट ये कहा जाता है कि है करके सब। जी जी जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा बुद्धिज़्म में जैसे आपने बताया कि ये मानवता का धर्म है, यहाँ पर पुरुष और महिलाएं इक्वली होती है, और तो हम लोग तो समझ गए कि चलो मॉन्क भिक्षुणियों के बीच में और भिक्षु के बीच में कुछ नियम बुद्धा के है, तो ये बुद्धा ने खुद ने बनाए थे या पहली संगति से ही ये सब चीज़ें होके आई? एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के समय में जैसे जैसे बुद्ध के पास में लोगों की तरफ से कंप्लेंट जाती थी कि ये भिक्षु ऐसे कर रहे हैं, ये भिक्षुनियाँ ऐसे कर रही हैं, ये सही नहीं लगता है, तो वैसे वैसे बुद्ध नियम बनाते चले गए। ठीक है। इसलिए हर नियम के पीछे एक तर्क होता है या कारण होता है, कारण है। हाँ। और वो कंप्लेंट्स हैं जी, और वो कंप्लेंट्स के हिसाब से नियम बने हैं। तो जो नियम एक बार बना वो चेंज भी होते चले गए हैं। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। तो वो उस तरह के बने, तो बुद्ध के समय ही बने हैं। और बुद्ध ने अपने
परिनिर्वाण के पहले ही कहा था कि छोटे मोटे नियम को आप अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि फिक्स होते चलेगा। ये इसको मानना है मतलब मानना है, ऑब्वियसली। जैसे पहले पारस जी का, ये तो मानना ही मानना है, क्योंकि तुम चिवर में रह ही नहीं सकते अगर वो अपराध करते हो। तो जिसमें ये आता है कि सेक्सुअलिटी आती है और चोरी आती है और एक चमत्कार जो बताया जाता है, ये 3 बातों को पाराजिक में लिया गया है। ओके, कि जो ये करता है, जो चमत्कार बताता है, वो भी पाराजिक में आता है। उसमें संग में रहने की, चिवर में रहने की अधिकार नहीं है, अलाउ नहीं है। ओके, जो चोरी करता है वो भी नहीं रह सकता। ओके, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट रखता है वो भी नहीं रह सकता। तो ये तो नियम है, तो ये फिक्स रह सकते हैं। इसको, इसमें कोई आपको ये नहीं कह सकता कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, ये फ्लेक्सिबल है ही नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत सारे नियम जो बुद्ध ने खुद बदले हैं, ओके, सब परिस्थिति अनुसार। ओके, तो ऐसी चीजों को बदलने की बात की है। लेकिन थेरवादा का या हीनयान, थेरवादा हम कहेंगे, हीनयान तो बाद में नाम आया। थेरवाद ये जो बुद्ध के समय में नहीं था, ये थेरवाद इसीलिए नाम पड़ गया कि पहली संगति में उन्होंने कोई भी नियम बदलने के लिए रेडी नहीं हुए। ओके, उन्होंने कहा कि चाहे छोटे हो या मोटे हो, हम कोई नियम नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे ही रखेंगे। और हम थेर है मतलब हम सीनियर है, हम जानते हैं, इसलिए हम बदलेंगे नहीं। ओके, ये समझकर वो नियमों को एकदम छोटे नियमों को भी फिक्स कर दिया गया। ओके, और इसीलिए वो अभी तक वैसे चलते हैं, वैसे ही चलते आ रहे। वहीं महायान वाले लोगों ने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई। यस, ओके, इसी वजह से हमें बाहर के देशों में थोड़े बदलाव दिखते हैं चीजों में। हाँ। ओके, हाँ, मैं एक और बात बताना चाह रही थी कि भिक्खुनियाँ कम क्यों है। हाँ जी, इसके पीछे तो एक ये कह सकते हैं कि सोसाइटी नहीं चाहती कि, जैसे बुद्ध महाप्रजापति ने सोचा कि बुद्ध ने सोचा होगा कि मैं कैसे रहूंगी, बराबर। उसी तरह एक फैमिली सोचती है अपनी बेटियों को या महिलाओं को बाहर निकालने पर वो कैसे रहेगी। ये एक रीजन रहा है। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहा गया कि भिक्खुनियाँ खत्म हो गई, इसलिए अब कोई भिक्खुनी नहीं हो सकती। ये टेक्स्ट के हिसाब से कहते हैं, जो मना करता है ना वो। बराबर। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहूंगी कि आज के जमाने में वो बात भुला दी गई है विनय पिटक की, जहां पर बुद्ध ने भिक्खुओं को कहा कि आप भिक्खुनियों को उपसंपादित करो। अच्छा, ये मिस होने की वजह से उन्होंने स्त्रियों को आने ही नहीं दिया। ओके, यानी वो ये भूल गए कि ये उनकी ड्यूटी है, बराबर, कि इनको हाई ऑर्डर करना है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, भिक्खुनियाँ नहीं है, तुमको कोई कब्जा नहीं दे सकता, तुमको सामनेरी नहीं बना सकता, इसलिए तुमने नहीं बनना है। ओके, और जब बन जाते हैं तो भिक्खुनियों की ड्यूटी, भिक्खुओं की ड्यूटी अगर सीनियर है तो बन जाती है कि उन्होंने हाई ऑर्डर करे। इसलिए जब मैंने यहाँ पे प्रयास किया हमारे पुरानी भिक्खुनियों को कि आप हमें हाई ऑर्डर करो, तो वो लोग कह रहे थे कि हमें नहीं आता। वो थोड़ा था कि इतने सालों से उनको करने नहीं दिया गया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया था। लेकिन मैंने उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया थोड़ा कि नहीं, अभी आप 10 साल ज्यादा हो गए, आपको उपसंपादित हो गए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हमको उपसंपादित करें। बराबर। इस तरह से हम लोग उपसंपादित होते गए और हर 2 साल में अब हमारी भिक्खुनियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बहुत बढ़िया। एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अब एक भिक्खुनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जाते हैं तो उसके जो रूल्स है, जैसे कि बाल नहीं रखना और कुछ किसी तरीके से कोई मेकअप या बाकी सब चीज़ें ना करना, ये भी एक, क्योंकि आकर्षण होता है महिलाओं में इन सब चीज़ों के प्रति, ये भी एक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं कि लड़कियां इस तरफ झुकती नहीं है, या फिर उनका झुकाव नहीं होता कि यार नहीं, मुझे मेरी सुंदरता से ये करना पड़ जाएगा। हाँ, ये एक रीज़न है, लेकिन पता है मैं इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। ओके। आप देखोगे
स्कूल कॉलेजेस में खास करके जो स्टूडियस लड़कियां होती है वो कितने मेकअप में रहती है? जी, बहुत कम। नहीं के बराबर। उनका जो गेटअप होता है एकदम सिंपल होता है जी। उनका ध्यान नहीं होता मेकअप के ऊपर, फैशन के ड्रेसेस के ऊपर। मतलब वो किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? स्टडी को। और बिकुनी बनने के लिए वही आ सकता है जो स्टडी को इम्पोर्टेंस देगा। बुद्धा का एजुकेशन जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो आ रहा है तो बालों के प्रति आसक्ति उसी की होगी जो उसको एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा अपने लुक के लिए। बराबर है ना? जी। क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा हमारे बाल ठीक दिख रहे हैं या नहीं, उसका कैसे केयर करें, इसमें जाएगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। बराबर है। आउटर ब्यूटिफिकेशन पे हम लोग ज्यादा उस पे जा रहे हैं। इसलिए वो खुद को अंदर नहीं ढूंढ पाते, खुद को अंदर नहीं देख पाते। Yes. बिल्कुल। तो यहाँ आने वाले वो एजुकेशन को ही इम्पोर्टेंस देकर आता है, आना चाहिए। अब आता है नहीं आता है, इसको कितना समझे हैं लोग ये अलग बात है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि बिना बाल के हम लोग ज्यादा सुंदर दिखते हैं। क्योंकि एजुकेशन हमारे में ग्रूमिंग करता है। करेक्ट है। एक लास्ट की आज के समय में बच्चियां या जो लड़कियां कहेंगे, क्योंकि इनको हम जेनजी कहते हैं, जिसमें कि इनके हाथ में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती, इस वजह से ये बहुत जल्दी चंचल हो जाती, बहुत जल्दी भटक जाती है, और जिसका नुकसान परिवार को देखने मिलता है। और उनके लाइफ पे भी उसका बहुत बड़ा असर होता है कि बहुत कम एज में वो सब कुछ देख पाती है, सब कुछ चीज़ें कर लेती है, सब कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें बुद्धा की शिक्षा किस तरीके से उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकती है और उनके लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है? एक वर्ड है ब्रह्मचर्य। जी। इसका ब्रह्मचर्य के 2 मीनिंग को एकत्रित किया जाए तब ब्रह्मचर्य होता है। जी। इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है जो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं उसमें ब्रह्मचर्याश्रम, 4 आश्रम है उन लोगों में। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थाश्रम है, उसके बाद में फिर वो वनप्रस्थाश्रम है, और फिर संन्यास आश्रम, इस तरह का है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में एक्चुअल में है क्या, ये हमको समझना पड़ेगा। तो पता चलता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वो लोग पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजते हैं। जी। तो ब्रह्मचर्य का संबंध आता है पढ़ाई लिखाई से। ठीक है। और कौन से एज में? जब वो टीनेज में होते हैं, खास करके जी। बचपन से लेकर टीनेज तक, यानी 7 साल से लेकर 20 साल तक के हम ये समझ लेंगे। एक बचपन का एक पीरियड आता है। जी जी। उसके बाद में टीनेज का, किशोरावस्था होता है। जी। तो ये पीरियड वो होता है जहाँ पे आप अपने अंदर की जो चेंजेस होते हैं एज एन एनिमल, मैं एनिमल से तुलना कर रही हूँ, एज एन एनिमल हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं और वो डाइवर्ट करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल की ज़रूरतों के अनुसार जी। तो वो उसको डाइवर्ट करते हैं एजुकेशन की तरफ में, वो थॉट्स को। ओके। तो ब्रह्मचर्य हम लोग हमेशा सेक्स से जोड़ते हैं ना, तो वो डाइवर्ट हो जाता है। ओके। इसलिए वो उसमें सेक्स और एजुकेशन एक को अवॉइड कर रहे हैं और एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। ये 2 बातों को लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम आया है। ओके। और ये हम लोगों में मिसिंग है। बुद्धिज्म में भिक्खु भिक्खुनी को जो 10 शील दिए जाते हैं चीवर लेते समय, उसमें तीसरा शील कहता है अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ओके। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य वर्ड आया। तो ये लोग उसको सेक्स से जोड़ रहे हैं लेकिन एजुकेशन को टाल रहे हैं। क्योंकि वो मीनिंग को समझे ही नहीं है। यानी चीवर लेने के बाद में तुम्हारा रियल एजुकेशन शुरू होता है। वहां से पढ़ाई चालू होती है, तो तुम उधर नहीं जाओगे। करेक्ट। ओके। तो ये
आम जनता के लिए भी होना चाहिए। बराबर। स्टार्ट तो बुद्ध ने चीवरधारियों से किया, लेकिन चीवरधारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लोगों में जाकर बताओ। बराबर, आप उपासक उपासिकाओं को बताओ। लेकिन सिस्टम क्या कहती है, भारत में जो संस्कृति पुरानी चली आ रही है उसके हिसाब से तो बचपन से ही शादी की बात डाल दी जाती है बच्चों के मन में। सही बात है। और फिर उसके साथ में यही होता है, खास करके लड़कियों के मन में, जब शादी करनी है तो पढ़ना क्यों है? शादी करके मुझे ससुराल की सेवा करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनका ही पालन पोषण करना है, तो मैं पढ़ाई लिखाई क्यों करूं? बराबर। ये जो परंपरा चली है, जो ट्रेडिशन आया है कल्चर के हिसाब से, तो उसमें वो एजुकेशन कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। और बुद्धिज्म भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है यार, क्योंकि जो प्रचारक है वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं सही तरह से। तो ये जो समय है ब्रह्मचर्य आश्रम वाला, ये बुद्धिज्म में अभी क्लियर नहीं हुआ है लोगों को। ओके। ब्रह्मचर्य को वो सेक्स से ही जोड़ रहे हैं। हाँ। और एक कल्चर है कि लड़कियों की शादी होनी ही होनी है। हाँ। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उसकी उम्र होने की है, विदाउट एजुकेशन वो गृहस्थ जीवन नहीं कर सकती है। ओके। इसीलिए ये एजुकेशन पार्ट मिसिंग हो गया जी। और ये मिसिंग होने की वजह से जो टीनेजर्स जो पीरियड होता है टीनेजर्स का, उसमें ऐसा होता है कि जो चेंजेस बॉडी में आते हैं उससे माइंड जिस तरह से काम करने लगता है जी। तो वो एक हम ये कह सकते हैं कि उत्सुकता वाला जीवन होता है कि क्या होता है इसमें, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और वो प्रैक्टिकल करने का प्रयास होता है। बिल्कुल। जिससे वो गलत रास्ते में चले जाते हैं क्योंकि गाइड कोई नहीं होता है। गाइड कोई नहीं करता। सही बात। तो अभी जो अगर बुद्धिज्म के हिसाब से देखा जाए, बुद्ध की शिक्षाओं के हिसाब से देखा जाए, तो बुद्ध विहारों का इस्तेमाल ऐसे टीनेजर्स के लिए काउंसलिंग सेंटर्स बनने चाहिए, जहां पर भी पेरेंट्स लोग ये सोचे कि मेरे बच्चों का एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, वो आकर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करे। करेक्ट है। और उनसे पूछे जी कि हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड करो, क्या कर सकते हैं, उनको कैसे हम सही रास्ते पर ला सकते हैं, एजुकेशन में उनको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हम यही देखेंगे कि बाबा साहब ने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया, इसलिए नागपुर में हमको दिखाई देता है कि गर्ल्स भी एजुकेटेड है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी लड़कियों को अभी भी ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि जो विहार है आज के समय में उसका इस्तेमाल प्रॉपर एक सेंटर के तौर पे किया जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, चाहे वो लाइफ लर्निंग एजुकेशन हो, इन सारे वे में। मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन को थोड़ा साइड में ही रखती हूँ प्लीज, क्योंकि जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती है आप सोसाइटी से टूट जाते हो। ओके। कट जाते हो जी। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, ये हमको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी आ जाता है कि हम किसी से मिलना है, मोक्ष प्राप्त करना है या कुछ करना है, मरने के बाद का करना है, दैट इज नॉट देयर इन बुद्धा's टीचिंग्स मेरे हिसाब से। ओके। मे बी बहुतों को ये सही ना लगे जी, लेकिन मुझे तो भी ऐसा लगता है कि बुद्ध तो मरने के बाद की बात ही नहीं करते हैं। करेक्ट है। वो तो अपने लाइफ टाइम की बात करते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। करेक्ट। तो इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ आ रही है? यहाँ पे हमारे रिलेशंस पे बात है, हमारे बिहेवियर पे बात है जी। तो हमारा बिहेवियर ही अच्छा होना चाहिए, हमारे रिलेशंस फ्रेंडली होने चाहिए। यही बातों को बुद्ध अलग अलग सूत्रों के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, बराबर है ना। तो इस बात को समझना है। जी जी। तो इट्स नथिंग एल्स बट एजुकेशन। करेक्ट। इट्स लाइक फिर वो जो सेंटर्स है उसका इस्तेमाल एक प्रॉपर एजुकेशन सेंटर के तौर पे, जहाँ पर आपको प्रॉपर हैंड होल्ड गाइडेंस दी जाए और आपको बताया जाए कि लाइफ को कैसे जिया जाना है और तकलीफों को कैसे और कैसे ह्यूमन बने, एक कैसा अच्छा इंसान बने, कैसे मानव बने। बिल्कुल। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय दिया और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक पे हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। थैंक यू। जय भीम। नमो बुद्धाय।